इस वीडियो में हम कंडक्टिंग मटेरियल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स इनटू लो रेजिस्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल यानी कि निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थ। निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थों का उपयोग घरों में वायरिंग करने, चालक के रूप में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसफार्मर तथा मशीनों जैसे मोटरों व जनरेटरों की वाइंडिंग में किया जाता है। वास्तविकता में निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पावर लॉस तथा विभवपात कम होना चाहिए। निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थ के रूप में ज़्यादातर हम कॉपर, एल्यूमिनियम का व उप एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। चांदी की प्रतिरोधकता कॉपर की तुलना में कम होती है, परंतु इसकी अधिक कीमत की वजह से हम इसे काम में चालक के रूप में काम में नहीं लेते हैं। अब हम बात करें निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थ यानी कि लो रेजिस्टिव मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या, उनके गुण क्या होने चाहिए। पहला, लो टेम्परेचर कॉफिशेंट यानी कि निम्न ताप गुणांक, यानी कि लो टेम्परेचर कॉफिशेंट होना चाहिए। यानी हमारे जो कंडक्टिव मटेरियल है, जो लो रेजिस्टिव मटेरियल है, उनका ताप गुणांक जो है वो निम्न होना चाहिए। अर्थात तापक्रम में परिवर्तन के साथ चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन निम्न होना चाहिए। यह अति आवश्यक है ताकि चालक में होने वाले पावर लॉस व विभवपात में परिवर्तन तापक्रम में परिवर्तन के साथ ना हो। दूसरा इसी में पॉइंट है सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे जो लो रेजिस्टिविटी मटेरियल है उनके अंदर जो है पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए। ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन शिरोपरि लाइन यानी ओवरहेड लाइन के चालकों पर हवा तथा स्वयं के भार से तनाव उत्पन्न होता है। और अगर हम हिली स्टेशंस की बात करें, पहाड़ी वाले क्षेत्र की बात करें जहाँ पर स्नोफॉल होता है, वहाँ पर हवा और स्वयं के भार के साथ साथ बर्फ़ जब उनके तारों के ऊपर जम जाती है तो उसका भार भी उसमें शामिल होता है। ट्रांसफार्मर, मोटरों तथा जनरेटरों की वाइंडिंग हेतु काम में लिए जाने वाले चालक पदार्थों पर यांत्रिक बल उत्पन्न होता है। जब उन पर भार दिया जाता है, यानी जब उनको जब लोड होती हैं, यानी इसमें करंट फ्लो करती है, यह भार उस समय ज़्यादा हो जाता है जब उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण धारा का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चालक पदार्थों का यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने इसमें कहा, अगर स्वयं का भार, हवा चलती है या बर्फ़ का भार, या जब अपन लोड करते हैं ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को, तो जनरली अगर हम कहें तो जो किनारे होते हैं जॉइंट्स, वहाँ से उनके टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनका यांत्रिक सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए और अपने वेट से भी नीचे की तरफ नहीं गिर जाए या टूट नहीं जाए। ये हमारे इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी लचीलापन यानी डक्टिलिटी। इसके अंतर्गत जो है हम ये कहते हैं कि लचीलापन पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण पदार्थों को किसी भी साइज व शेप में ढाला जा सकता है। चालक पदार्थ विभिन्न आकार में उपयोग लिए जाते हैं, कहीं गोलाकार तथा कहीं आयताकार रूप में काम में लिए जाते हैं। इसलिए चालक पदार्थों में लचीलापन होना अति आवश्यक है। अगर लचीलापन होगा तो हम अपने उपयोग के अनुसार उनको उस रूप में परिवर्तित कर पाएंगे, यानी कि आसानी से हम उनको चेंज कर सकेंगे। जैसा कि हमने इसमें लिया, कई बार हमें जो है गोलाकार रूप में का चालक पदार्थ चाहिए होते हैं, कई बार वो आयताकार रूप में चाहिए होते हैं, छड़ के रूप में चाहिए होते हैं, या अलग अलग शेप में हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी। अगर इसमें लचीलापन नहीं होगा तो हम इनको अब जो भी रूप देना चाहते हैं, जिस शेप में हम इसका रिक्वायरमेंट हमारी, उस शेप में हम उसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसलिए लो रेजिस्टिव मटेरियल का जो है एक ही गुण होना चाहिए कि उनमें लचीलापन हो। चौथा पॉइंट है सोल्डरेबिलिटी, यानी कि सोल्डरबिलिटी, कि हम जो है
यहाँ पर कहते हैं कि चालक पदार्थों का प्राय जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। जोड़ का प्रतिरोध कम होना चाहिए। यदि हम दो चालक पदार्थ जिनको जोड़ना है वो आपस में ट्विस्ट करके जोड़ दें तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि जहाँ पर जॉइंट है उसका प्रतिरोध अधिक होता है अगर हम ट्विस्ट करके उनको जोड़ लगाते हैं। सभी पदार्थों में सोल्डरिंग गुण नहीं पाया जाता है, अतः चालक पदार्थ सेलेक्ट करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस चालक पदार्थ में सोल्डरिंग का गुण हो। और हम सोल्डरिंग करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट बनता है उसका प्रतिरोध हमेशा कम होता है। यानी कि हमारे जो लो रेजिस्टिव मटेरियल हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए कि हम उनको आसानी से सोल्डर कर सकें। अगर हम सोल्डर कर पाएंगे तो जो जॉइंट बनेगा उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस टू कॉरोजन, यानी उच्च क्षरण प्रतिरोध। इसके अंतर्गत जो है हम कहते हैं कि एक अच्छे चालक पदार्थ का क्षरण अवांछनीय है और उसे जंग यानी कि रस्ट भी नहीं लगना चाहिए। अच्छे चालक पदार्थ पर मौसम तथा रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तथा ऑक्सीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। जैसा कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें एक इस्पात यानी स्टील के चालक को जंग से बचाने के लिए उसे गैल्वेनाइज किया जाता है। गैल्वेनाइज करने का मतलब उसके ऊपर जो है एक लेयर लगा दी जाती है दूसरे मेटल की। जैसे हम स्टील की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम जिंक की लेयर लगा देते हैं, यानी उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं, जिसके कारण से उसके ऊपर जंग नहीं लगता, यानी कि उसका क्षरण नहीं होता। तो ये हमारी जो है, जो मैंने आपको गुण बताएं इसके, ये हमारे 4 पॉइंट थे जो कि हमारे एक लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स में गुण होने चाहिए। एक बार मैं वापस बताता हूँ कौन कौन से थे। हमारा सबसे पहला जो था वो हमारा था निम्न ताप गुणांक होना चाहिए, यानी कि लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए लो रेजिस्टिव मटेरियल का। पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, यानी सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए उनमें। लचीलापन होना चाहिए, यानी डक्टिलिटी होनी चाहिए। और फिर चौथा पॉइंट था हमारा सोल्डरेबिलिटी, यानी कि हम उसको आसानी से सोल्डर कर सकें। तो ये हमारे जो है 4 जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और अब मैं जो है आपको इसी में कंटिन्यू करते हुए हमारे जो है लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स के जो है कौन कौन से हैं उनमें से एक एक करके हम जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर हमारा लो रेजिस्टिव जो मटेरियल है यानी निम्न प्रतिरोध वाला पदार्थ है वो मैं लेके चल रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है हमारा कॉपर, यानी कि तांबा। यह विद्युत इंजीनियरिंग के चालक पदार्थों में प्रथम स्थान रखता है। वैसे चांदी की चालकता तांबे से अच्छी होती है, परंतु चांदी महंगी होने के कारण चालकों के लिए तांबे का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। अब इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में बात करें हम तांबों की। निम्नलिखित विशेष गुणों के कारण इसका प्रयोग विद्युत उद्योगों में अधिक होता है। तांबे के हम जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, शुद्ध तांबे की चालकता उच्च है, परंतु अशुद्धियों के कारण इसकी चालकता बहुत अधिक प्रभावित हो सकती है। दूसरा, तांबे में संक्षारण यानी कॉरोजन साधारणतः नहीं होता है, परंतु इसकी बाह्य सतह पर भूरे रंग की ऑक्साइड परत बनती है जो सुरक्षाकारी सतह का काम करती है तथा धातु के संक्षारण को रोकती है। तीसरा पॉइंट, तांबे की ताप चालकता भी उच्च होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चालकता मापन हेतु तांबा मानक पदार्थ माना गया है तथा इसकी चालकता को 100% मानकर अन्य पदार्थों की चालकता की गणना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0032 तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.00427 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड 100% शुद्ध के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी, तांबे का संपूर्ण प्रतिरोध यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और इसे आसानी से सोल्डर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका घर्षण प्रतिरोध यानी कि वेयर रेजिस्टेंस उच्च होता है। यह डक्टाइल है यानी तन्य है, इसलिए आसानी से इसके पतले या मोटे तार बनाए जा सकते हैं और किसी भी अन्य प्रकार में फैब्रिकेट किया जा सकता है यानी कि गढ़ा जा सकता है। इसे आसानी से फिनिश किया जा सकता है। इसकी फटीक जो है यानी उच्च होती है। इसका यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ
चांदी की अपेक्षा बहुत अधिक है। तांबे की तनन यानी टेंसाइल सामर्थ्य 3 से 4.7 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और इसका रंग जो है उसको हम बोलते हैं पीत रक्त वर्ग रंग में मिलता है। तो ये हमारे तांबे की गुण होते हैं जो कि हमारा लो रेसिस्टिव मटेरियल है। इसी के अंतर्गत जो है हम एनिल्ड कॉपर यानी कि तापानुशीतित या अनिलीकृत तांबा आता है। अब उसमें क्या है, तापानुशीतनकरण से तांबे में तन्यता उत्पन्न होती है तथा इसकी तनन सामर्थ्य घट जाती है। मृदुकरण यानी सॉफ्टनिंग ही अनिलीकरण कहलाता है। अनिलीकरण का मतलब है सॉफ्टनिंग करना, यानी कि उसको सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट करना यानी बनाना। तांबे को आयनीकरण तापक्रम तक गर्म करके उसे अनिलीकृत किया जाता है और यदि तांबे को अधिक नरम करना हो तो उसे आयनीकरण तापक्रम से काफ़ी अधिक तापक्रम तक गर्म करते हैं। ऐसा करने से तांबे के कणों के आकार में हमें प्राप्त होते हैं। वांछित मधुरता प्राप्त की जा सकती है। क्रिया के तापक्रम परिसर यानी रेंज को लोहा, कोबाल्ट, चांदी, कैडमियम, टिन, एंटीमनी आदि मिश्रण बढ़ाते हैं। यानी कि जो टेम्परेचर रेंज है, अगर हम ज़्यादा गर्म करना है, ज़्यादा उसको अनिलीकरण करने के लिए, तो हमें जो है इन मटेरियल को मिलाना पड़ता है यानी मिश्रण डालना पड़ता है इसका। परंतु तांबे की धारा चालकता में कमी करते हैं, यानी ये मिश्रण जो है उससे उसकी चालकता में कमी ला देते हैं। तापानुशीतित तांबे के चालक, विद्युत रोधी चालक, चालक धारा आदि तैयार की जाती है। सभी प्रकार की मशीनों में कुंडलन हेतु चुंबकीय कुंडली आदि बनाने हेतु भी यह तांबा काम में आता है। दूसरा है हार्ड ड्रॉन कॉपर यानी कठोर कर्षित तांबा। शुद्ध तांबा बहुत नरम होता है और उसे सरलता से डिफॉर्म किया जा सकता है यानी विरूपित किया जा सकता है। तांबे की ठंडी अवस्था में कठोर प्रश्न द्वारा छड़ या तार खींचने पर तांबे के गुणों में भिन्नता आती है। इस प्रकार का तांबा यांत्रिक क्रिया द्वारा अपनी चालकता के गुणों में कमी उत्पन्न करता है। कठोर कर्षित तांबे की अधिकतम तनन सामर्थ्य अनिलीकृत तांबे की अपेक्षा 2 गुना तक प्राप्त की जा सकती है। कठोर कर्षित तांबे की प्रतिरोधकता 1.77 ओम माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है, जबकि तापानुशीतनकृत तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 ओम माइक्रो ओम सेंटीमीटर के लगभग होती है। कठोर कर्षित तांबे का उपयोग संचरण लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, दिक् परिवर्तन के वृत्तखंड यानी कम्यूटेशन सेगमेंट्स में, बस बार में, भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड केबल्स में किया जाता है। कठोर कर्षित तांबे की तनन सामर्थ्य तापानुशीलन तांबे से काफ़ी अधिक होती है। अब हम आए एलॉय ऑफ कॉपर यानी कि कॉपर के एलॉयस के बारे में बात करें, तांबे के धातु मिश्रण के बारे में। तो पहला है पीतल यानी कि ब्रास। यह तांबे तथा जस्ता जिंक का धातु मिश्रण होता है। यदि हम इसमें 65% तांबा तथा 35% जिंक यानी जस्ता मिलाकर बनाएं तो इसका पीतल का रंग पीत होता है। इसकी चालकता शुद्ध तांबे से कम करीब 28% ही होती है, परंतु तनन सामर्थ्य अधिक होता है। इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अच्छी होती है, परंतु संक्षारण तथा कम चालकता के कारण इसका चालक के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं हम, जैसे लैंप होल्डर, फ्यूज होल्डर, टम्बलर स्विचेस, नाइफ स्विचेस, सजावटी लैंप और सॉकेट आउटलेट्स आदि में प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम मिश्रण को चेंज कर दें, पहले हमने कहा 65% तांबा और 35% जिंक यानी 65% कॉपर और 35% जिंक, लेकिन यदि हम मिश्रण चेंज करें 85% कॉपर और 15% ओनली जिंक लें तो मिश्र धातु को रक्त पीतल यानी रेड ब्रास कहते हैं। इसे विद्युत कंड्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 80% तांबा अगर कर दें और 20% जिंक कर दें तो मिश्र धातु को निम्न पीतल यानी लो ब्रास कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत बैटरी क्रम में किया जाता है। और इसी में अगर हम और चेंज करें यानी कि 60% कॉपर और 40% जिंक करें तो ये जो है मुंट धातु कहते हैं
तथा इसका उपयोग ताप मिश्रित धातुओं और कास्ट आयरन को ब्रेज करने हेतु ब्रेजिंग छड़ के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा था ब्रास यानी पीतल। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें एलॉयज में आता है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। तांबे तथा टिन धातु मिश्रण को कांस्य या ब्रांज के नाम से जाना जाता है, ब्रॉन्ज के नाम जाना जाता है। टिन तांबे में कठोर कारक और सामर्थ्यदायक एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस धातु मिश्रण में कोई एक तीसरी धातु जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक या एल्यूमिनियम मिलाते हैं और उस तीसरी धातु के आधार पर ही इसका नामकरण करते हैं। जैसे सिलिकॉन ब्रॉन्ज यानी सिलिकॉन मिलाया तो सिलिकॉन ब्रॉन्ज हो जाएगा, फास्फोरस मिलाया तो फास्फोरस ब्रॉन्ज हो जाएगा आदि। कांसा यानी कि पीतल जो है अपा यानी ब्रॉन्ज जो है एक कठोर परंतु ब्रिटल भंगुर मिश्र धातु है, परंतु इसका संक्षारण प्रतिरोध पीतल से ज़्यादा है। इसका उपयोग करंट कैरिंग स्प्रिंग्स, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स, ब्रश होल्डर्स, टेलीफोन कंपोनेंट्स आदि में किया जाता है। तो ये हमारे एलॉय ऑफ कॉपर था, यानी कि हमने लो रेजिस्टिव मेटल में आज जो देखा कॉपर के बारे में पढ़ा, कॉपर में ही एनिल्ड कॉपर एंड हार्ड ड्रॉन कॉपर को देखा, फिर एलॉय ऑफ कॉपर में ब्रास एंड ब्रॉन्ज को पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो हम इसको लेक्चर में अपने एल्यूमिनियम और उसके अलावा दूसरे जो हमारे मेटल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।